Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. We are doing chapter number 1 in Political Science of class 10th. The name of the chapter is Power Sharing. This is the second part of this chapter. Today we start with the second part. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था, पावर शेयरिंग क्या होता है, किस किस कंट्री के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, बेल्जियम एंड श्रीलंका. नाउ सी द डीप स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. Come to the page number 3. The topic is majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. अब श्रीलंका जो था 1948 के अंदर क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. सिनाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट पूरी उनके कंट्रोल में हो जाए, गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स उन लोगों की हो और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले वो सारे उनके अकॉर्डिंग ही ले. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. इसी तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पे वो किसकी थी, उसमें मेजोरिटी किसकी थी, सिनाला की. यानी कि जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन था, जो लोग थे वो किसके ज़्यादा थे, सिनाला के ज़्यादा थे. In 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language that's disregarding Tamil. 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसके अंदर सुप्रीमेसी किसको दे दी गई, सिन्हाला को दे दी गई और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दिया गया, सिन्हाला बना दिया गया. सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने क्या बना दिया, ऑफिशियल बना दिया. द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. अब जो गवर्नमेंट थी वो सबसे ज़्यादा फेवर किसको करती थी, सिन्हालास को करती थी. गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सबसे ज़्यादा पोजीशंस किसको दिए गए, सिन्हालास को दिए गए. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसको दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ होती थी, कॉलेजेस होते थे, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सीट्स किसको दी गई, सिन्हालास को दी गई. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो लैंग्वेज सुप्रीम रहेगी, जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जानी मानी जाएगी वो कौन सी रहेगी, बुद्धिज्म. ठीक है, क्योंकि सिन्हालास का जो रिलीजन था वो क्या था, बुद्धिज़्म था. तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रिलीजन यहाँ पर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बुद्धिज़्म रहेगा. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ये नई नई पॉलिसीज़ निकालती गई, नए नए रूल्स निकालती गई जो सिन्हालास के फेवर में था, जिसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स को बहुत बुरा लगा और वो गुस्सा होने लगे. ठीक है, उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. उन्होंने क्या सोचा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके अंदर सिर्फ बुद्धिस्ट और सिन्हाला लीडर्स ही हैं और वो लीडर्स क्या करेंगे, अपनी कम्युनिटी के बारे में ही सोचेंगे, वो तमिल्स के बारे में थोड़ी सोचेंगे. वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस लेंगे, जो भी वो अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, वो किसका करेंगे, खुद के लैंग्वेज और खुद के कल्चर का, उसी को फ्लरिश करेंगे आगे. They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर इक्वल जो पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलना चाहिए. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में जो हो रहा है जॉब्स को लेकर के, दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनके हाथ से किसके पास जा रही है, सिन्हालास के पास में जा रही है. उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ना तो उनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, ना गवर्नमेंट के अंदर कोई सीट है उनकी, ना ही उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल माना गया है. मतलब उनको तो धीरे धीरे इग्नोर किया जा रहा है. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. धीरे धीरे ये वाद विवाद बढ़ते गए और सिन्हाला और तमिल्स के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ते गए. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने खुद की पार्टीज़ बना ली, स्ट्रगल करने लगे, लड़ने लगे कि हमारी लैंग्वेज को क्या बनाया जाए, हमारा जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रैपिडली डिनाइड. वो क्या चाहते थे कि उनको भी ऑटोनॉमी मिले, उनकी लैंग्वेज को भी बढ़ावा मिले, उन्हें भी बढ़ावा मिले, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर उनको भी जगह मिले, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले.
लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी वो बार बार क्या की जा रही थी, डिनाई की जा रही थी, उनको मना किया जा रहा था, नहीं आपकी हम डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent ILM. अब 1980 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो क्या डिमांड करते थे कि एक इंडिपेंडेंट इल्म, तमिल इल्म होना चाहिए। इल्म का मतलब क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट उनका खुद का एक स्टेट होना चाहिए। कहाँ पर, इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जहाँ पर वो लोग रहते थे। द डिस्ट्रक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। धीरे धीरे उनके जो लड़ाई झगड़े थे वो बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते वो एक क्या बन गए, एक सिविल वॉर बन गया। ठीक है, सिविल वॉर के अंदर उनके लड़ाई झगड़े चेंज हो गए। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। हजारों लोग उनकी कम्युनिटी के मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारी फैमिलीज को फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया गया एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बहुत सारे लोग एज ए रेफ्यूजी दूसरी कंट्री के अंदर जाके रहने लगे, या फिर उन्होंने वहाँ से अपने घर बार सब खाली करके वो वहाँ से चले गए। अबाउट श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि श्रीलंका का कितना अच्छा रिकॉर्ड था, कैसे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था एजुकेशन और हेल्थ के अंदर। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं पे वॉर होता है तो सारा जो भी मनी होता है, सारा जो पैसा होता है, मैन पावर होता है, वो सारा किसके अंदर खर्च हो जाता है, वॉर के अंदर खर्च हो जाता है। ठीक है, तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे कहाँ जाता है, डाउन चला जाता है, क्योंकि उनका सारा पैसा डेवलपमेंट करने की जगह तो डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। ठीक है, इट एंडेड इन 2009 के अंदर आकर के सब कुछ खत्म हो गया, जो भी जितना भी उन्होंने डेवलपमेंट किया था वो सारी चीज़ें क्या हो गई, खत्म हो गई। नाउ सी accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversity. अब जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, एक अलग रास्ता उन्होंने अपनाया। उन्होंने क्या बोला कि रीजनल डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटीज़ का एक, उनको जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्शंस हो रहे हैं, उन दोनों को, उन कन्फ्लिक्शंस को सॉल्व करने के लिए एक अलग रास्ता है। वो क्या, Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. ठीक है, 1970 से लेकर के 1993 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार चेंजेस कर दिए, और वो चेंजेस करके क्या करना चाह रहे थे कि कंट्री के अंदर सब लोगों का रहने का अरेंजमेंट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, सब अपने हिसाब से अपना एरिया बना करके रहने लग जाए। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. उन्होंने एक स्पेशल तरीका निकाला जो बहुत ही इनोवेटिव था। Here are some of the elements of the Belgian model. उन्होंने खुद का एक अपना बेल्जियन मॉडल बनाया। क्या था इसके अंदर, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया गया, ये रखा गया कि डच और फ्रेंच स्पीकर्स जो मिनिस्टर्स जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उनका होगा। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए जिसके अंदर हर लैंग्वेज ग्रुप से वहाँ पर मेंबर्स को क्या दी गई, मेजोरिटी का सपोर्ट दिया गया, कि जो भी मेजोरिटी बनेगी उस मेजोरिटी के अंदर दोनों लैंग्वेज होगी, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो। दैस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। अब कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि वो अपने तरीके से डिसीजन ले ले। जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत होगा पार्टी के अंदर तो फिर वहाँ पर डिसीजन एक कंट्री के, एक कम्युनिटी के फेवर में कैसे हो सकता है। ठीक है, दोनों लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे तो कंबाइंड वहाँ से डिसीजन निकल के आएगा। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, दोनों रीजन की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना लो। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में अंडर में काम करने की उसको ज़रूरत नहीं थी। वो एक इंडिविजुअल यूनिट बन चुकी थी जो अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से अपने काम कर सकती थी। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट
इन बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। ब्रुसेल्स के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, दोनों कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बना दी गई जो अपने तरीके से अपने काम करती थी, अपना डेवलपमेंट करती थी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोनों ने यहाँ पर इस डिसीजन को मान लिया। क्यों? द फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया ब्रुसेल्स के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पर सबसे माइनॉरिटी उनका कहाँ था, पूरे कंट्री के अंदर उनका मेजोरिटी था। ठीक है, तो कंट्री के अंदर मेजोरिटी होने की वजह से और ब्रुसेल्स के अंदर उनका माइनॉरिटी होने की वजह से उन्होंने क्या बोला कि अगर हम कैपिटल इनको दे देंगे, हमारा जो कैपिटल है वो डच को दे देंगे, तो पूरे कंट्री के अंदर हम अच्छे से आराम से रह सकते हैं। इसी वजह से वो लोग क्या हो गए, दोनों जो जहाँ पर रहता था, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस जगह का ज़्यादा था वहाँ पर पावर्स किसके हाथ में आ गई, उसी कम्युनिटी के हाथ में आ गई। तो दोनों इस डिसीजन को लेके फेवर में थे कि हाँ ठीक है, जहाँ पर जिसका मेजोरिटी है वहाँ पर वही ग्रुप पावरफुल रहेगा। आया समझ में आप लोगों को? इसको अच्छे से पढ़ना समझना। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। आगे का कंटिन्यू हम थर्ड पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।